हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6 है। कल हम लोगों ने LCR सर्किट डिस्कस किया था। आज हम LR सर्किट, LC सर्किट और RC सर्किट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप हेडिंग डालें AC सर्किट कंटेनिंग LR या LR सर्किट डाल दो, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस सर्किट। कल का वीडियो इससे पहले ज़रूरी है देखना, अदरवाइज इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। ये AC सर्किट लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL आपको मालूम है, ओमेगा L होगा। इनको डायरेक्ट करेंगे। कल वाला जो हम लोगों ने इम्पीडेंस का फार्मूला निकाला था वो यहाँ नोट करके रखेंगे, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपके कैलकुलेशन में। XL माइनस XC का होल स्क्वायर और tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे अभी। तो यहाँ पर ये इंडक्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL या EL ले रहे हैं, आपने E से लिया था, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ER। तो सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज और करंट होता है, आपने V लिया वोल्टेज को कि E ले रखे हैं? कल वाले में फेजर डायग्राम में क्या लिए? वही सिंबल लें, कोई भी ले सकते हैं वैसे सिंबल आप जो है। V लिया है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर VR और इसके क्रॉस वोल्टेज VL। देखिए फेजर डायग्राम, जो करंट है वो सीरीज में होगी यहाँ पर, ठीक। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसमें करंट के वो सेम फेज में होता है, इसलिए आप अगर करंट इधर लेते हैं तो यहाँ पर VR इसी लाइन पर होगा, जैसा कि कल बनाया था। VL किधर होगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है, तो फिर वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। इसका मतलब VL जो है वो अपवर्ड होगा। कल ध्यान नहीं, VL अपवर्ड था। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये नेट वोल्टेज V होगा, ये एंगल फाई हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपने बनाया है ABC ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस लगा दें, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA आपका नेट वोल्टेज है, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इससे तो आप वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। VR किसके इक्वल होगा बोलो? I नॉट R, VR यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR होता है, VL हो जाएगा आपका I नॉट XL, और जो V है वो IZ के इक्वल होगा। समझ गए ना? यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर और XL स्क्वायर। यहाँ से I नॉट को कैंसिल करें तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ गया। और ये अगर फार्मूला आपको लर्न है तो इसमें ध्यान रखना, XC को 0 कर दीजिए तो ऑटोमेटिक फार्मूला तैयार हो जाएगा, वोल्टेज का भी तैयार हो जाएगा। ये मेन फार्मूला है, मतलब LCR सर्किट के लिए। यहाँ कैपेसिटर नहीं है, ठीक, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर XC को 0 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से फेज एंगल निकल आएगा tan phi डायग्राम से, tan phi इज इक्वल टू VL अपान VR। हाँ, हम वहाँ 0 से नहीं, इससे निकाल रहे हैं, tan phi परपेंडिकुलर अपान बेस से, ठीक है ना। अब आप डेरिवेशन LCR का कर लें, उससे आपको सभी डेरिवेशन हो जाए। यहाँ पर भी इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, Z को, सेम होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा बनाएं वेव डायग्राम इसका जो है। फेजर डायग्राम तो यही बन गया है, देखिए ये फेजर डायग्राम है इसका, ठीक है ना। और जो वेव डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे बोलो? पहले आप वोल्टेज की इक्वेशन को बेस बना लिया। आप करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है,
पाई से लैग करने का मीनिंग है कि यहाँ पर ये पहले पीक पर जाएगा, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम होगी या कहीं पर। तो ये आप डायग्राम कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये हमारा वोल्टेज वाला है और डॉटेड वाली करंट है, ठीक। ये V और कामा I दोनों हैं, एक्स एक्सिस पर ओमेगा टी, ये 2 पाई, समझ गए होंगे। ये हमारा फेजर डायग्राम, और ये क्या है, हाँ वो वहाँ पर करंट जो है आप RMS भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। वहाँ पर ये जो यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस ही डालनी पड़ेगी, वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस। फेजर डायग्राम में जो करंट होगी वो आप लग सकते हैं I0। वैसे ध्यान रहे सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट भी सेम होगी हर समय, क्योंकि सीरीज सर्किट है, समझ गया ना। और पीक करंट, जो भी करंट होगी एट एनी इंस्टेंट, पीक भी किसी एट एनी इंस्टेंट पर ही है करंट है, तो हम इसको हटा सकते हैं। इसमें हाँ एक पॉइंट आप याद रखना बेसिक, कि इसमें एक जो पार्ट होता है, एक रजिस्टिव पार्ट होता है और एक इंडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं, जेड को बोलिए x प्लस आई वाई लिखते हैं ना। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यहाँ पर z जो इम्पीडेंस है हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसकी जगह रेजिस्टेंस और I की जगह J यूज करते हैं, ठीक है। और आगे इंजीनियरिंग में ये पूरी थ्योरी AC की कॉम्प्लेक्स में के चैप्टर में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए ना। और यहाँ जरा ध्यान दें, ये पार्ट XL होगा, यहाँ पर अगर कैपेसिटर है तो XC होगा, अगर दोनों लगे हैं तो XL माइनस XC होगा, ठीक। यहाँ पर जरा देखें, Z का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो देखिए यही आएगा R² प्लस XL स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला। वो लिखते हैं, अब ये रीजन नहीं पूछे हैं बुक में, ऐसे ही लिखते हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आप जो लिखते हैं वही नोट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वहाँ इंजीनियरिंग में पूछेंगे कि हमने तो आई पढ़ाया गया था। आप हम हटा दें थ्योरी को, कौन सा बनाना है, ठीक है। ये फार्मूला हम रहने दे रहे हैं क्योंकि सर्किट जो है हमारे वो एक ही जैसे बनेंगे और सब इसी फार्मूले से निकाले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में लिखा देंगे, अब लिख नहीं सकते क्या हो, R प्लस JXL लिख दो ना, Z इज इक्वल टू इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। 11th में, उसमें 12th में नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट देखें CR सर्किट, नहीं CR सर्किट, इसमें कैपेसिटर लगाएं, एक रेजिस्टेंस लगाएं, और ये हमारा AC सोर्स हो गया, ठीक। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा 1/ωc, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होगा, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL कितना होगा, सॉरी यहाँ कैपेसिटर है, VC होगा IXC, VR होगा IR, ठीक। इसमें ध्यान रखना आप, ये सबसे अच्छा ये फार्मूला लर्न रखो। इसमें क्या है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, XL को 0 कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज का भी यहाँ नोट कर दे रहे हैं, नेट वोल्टेज का फार्मूला ये VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसमें जो टर्म नहीं है उसको 0 कर दीजिए। फेजर डायग्राम देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर अभी बताया था रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, ठीक। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है, इसका मतलब है कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगा VC वो माइनस Y को बनेगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये नेट वोल्टेज V होगा। फिर यहाँ पर पाइथागोरस लगा दें OAB में, बहुत सिंपल है। अगर LCR आपको आता होगा तो फिर ये सारे निकलते चले जाते, ठीक है ना, जो कि कल वाले लेक्चर में था।
तो पाइथागोरस लगाएं तो क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर यहाँ पर जो है वो नेट वोल्टेज है वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और यहाँ पर वी सी और ये लिख दिया, और जो नेट वोल्टेज वी होगा वो आई नॉट जेड के इक्वल होगा, ये भी सब पीक वैल्यू। यहाँ पर V इज इक्वल टू आई नॉट जेड वी सी आई नॉट एक्स सी स्क्वायर वी आर आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। आई नॉट को कैंसिल कर दें तो जेड इज इक्वल टू बन गया आपका एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब टेन फाइव, ये डाउनवर्ड होने की वजह से ये एंगल नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक्सएल को जीरो कर दें तो क्या आएगा, माइनस एक्स सी बाई आर, और यहाँ पर भी निकाल सकते हैं टेन फाइव, तो टेन फाइव कितना होगा, वी सी बाई आर या माइनस आई वी सी बाई वी आर माइनस आई नॉट एक्स सी और ये आई आर, तो फेज एंगल फाई इज इक्वल टू माइनस एक्स सी बाई आर। ठीक है, पहले कल का लेक्चर उसके बाद आज का। ये बन गया आपका फेजर डायग्राम, और उससे आपने एक्स सी की वैल्यू आपको मालूम है ओमेगा सी होती है 1/, ओमेगा सी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या बनेगा फार्मूला, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यहाँ नोट कर रहे हैं, Z इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी, ये रिएक्टिव पार्ट नेगेटिव में होगा। Z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स है, वैसे बोर्ड में इसकी ज़रूरत नहीं है, जिनके पास मैथ है वही इसको समझ पाएंगे। तभी वहां पर एक्सएल माइनस एक्स सी आता है, ये नोट कर लिया। क्या रह गया, ठीक है, टेन फाइव माइनस एक्स सी ओवर आर नोट कर लें। इसका अभी वेव डायग्राम नहीं बनाया। हाँ, वेव डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें करंट जो है वो लीड करेगी। अगर आपने वोल्टेज का वेव ये बनाई, वोल्टेज की ये है, तो करंट जो है वो लीड करेगी। लीड करने का मतलब है कि वो पहले मैक्सिमम होगी, यानी यहाँ पर मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ये ऊपर आएगा, ये ऐसे ऐसे, ये डॉटेड वाली करंट की और ये वोल्टेज की, ये V और I दोनों के ग्राफ हो गए। यहाँ ये ओमेगा टी बना दें। पहला लेक्चर आपने किया था, आपने जो उसमें देखा था लीड और लैग करती है वोल्टेज, बिल्कुल वही चीज़ है। कैपेसिटर है इसमें, तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी, इसलिए करंट पहले मैक्सिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट आप नोट करें एलसी सर्किट। ये एलसी सर्किट एसी में है, अभी एक लेक्चर और जानना है, वो एलसी सर्किट डीसी के केस में। बना लिया वेव डायग्राम, इसलिए इनको जल्दी करा रहे हैं कि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। एलसीआर जिसको आता है वो सारे डायग्राम अपने आप बना लेगा, समझ गए ना। एलसी सर्किट में इंडक्टर होगा और कैपेसिटर, आइडियल केस है, ना तो कोई प्योर इंडक्टर होता है, ना कोई प्योर कैपेसिटर, ना कोई प्योर रेजिस्टर, ठीक। यहाँ पर VL, यहाँ VC, और ये वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। जरा बनाओ फेजर डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, करंट इस लाइन पर होगी। VL किधर होगा, VL हमेशा ऊपर, VC नीचे, VL अपवर्ड, तो नेट, हाँ मैं ही बता देने दो ना,
अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से माइनस कर दें, ये आपका BL माइनस BC हो जाएगा, लेकिन इसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दें, अगर VL यहाँ पर BC के इक्वल हो गया तो करंट I0 XL इज इक्वल टू I0 XC होगा। XL ओमेगा L होता है और XC 1 ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और फ्रिक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना। अगर वोल्टेज जैसे कि कल उसमें था LCR में, वैसे यहाँ पर भी होगी रेजोनेंस, ठीक है। XL XC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो नेट Z आएगा वो XL माइनस XC होगा, जो नेट Z आएगा, और जो नेट वोल्टेज है वो BL माइनस VC होगा। नेट वोल्टेज BL माइनस VC होगा। ये जब के लिए है जब इक्वल हो जाए, इफ BL इज इक्वल टू VC, तब XL इज इक्वल टू XC के इक्वल हो जाएगा। इम्पीडेंस Z यहाँ पर अगर XL और ये XC इक्वल हो जाएगा तो इम्पीडेंस Z 0 हो जाएगा। करंट कितनी हो जाएगी अगर इम्पीडेंस 0 हो गया तो? करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस 0 है, ठीक है ना। क्योंकि आइडियल केस है, आइडियल केस पॉसिबल नहीं होता है, तो करंट भी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस सर्किट का थोड़ा बहुत जरूर होगा, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिख देना, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज जो है वो रेजोनेंस सर्किट की, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। ये आपने LC सर्किट है, LR सर्किट और RC सर्किट कर लिए। ये LC सर्किट है, हेडिंग डाल दी ऊपर LC सर्किट, ठीक। आसान है, पहले LCR सीखें, उसके बाद ये करेंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पूछते नहीं हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं LR का फेजर डायग्राम बनाएं, वेव डायग्राम बनाएं, ये पूछ सकते हैं। अब आप हेडिंग डालें सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट लिखे। ए सर्किट इन विच इंडक्टेंस कॉमा कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस are connected in series and circuit admits maximum current corresponding to given frequency, current corresponding to given frequency of AC is called series resonance circuit। नेचुरल है कि ये सीरीज में है, तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये हमने तीनों सीरीज में लगा दिए। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसके क्रॉस VR, इस पर VL और इस पर VC। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाँ मैं करा रहा हूँ, आप आराम से देखते जाए। लिखिए इम्पीडेंस, आप जो इसका इम्पीडेंस है वो कल हम लोगों ने इसको निकाला था, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट किससे लिखते हैं इम्पीडेंस को? Z से। R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL, हाँ आपने ऊपर सीरीज डाल दिया होगा रेजोनेंस सर्किट। XC है 1/ωc, ये फार्मूले आपको मालूम है दोनों, नोट कर दें इसको।
यहाँ जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये सोर्स की फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा। हाँ एक्सएल, अच्छा ये एक्स सी। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो ये सर्किट होते हैं, जब सोर्स आपका जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को जब हम चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी सोर्स की धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक, ऐसे में क्या होगा कि ओमेगा इंक्रीज होगा, ठीक है। जो हमें इंडक्टर दिए जाते हैं, इंडक्टर, उनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो मिली हेनरी में, और जो कैपेसिटर होते हैं वो यूज होते हैं माइक्रो में, कभी कभी माइक्रो पिको भी देते हैं। हाँ, आप यहाँ पर एक पॉइंट पर गौर करें कि अगर यहाँ हम सी में डिनोमिनेटर में 10⁻⁻⁶ कर देंगे या 12, तो ये न्यूमरेटर में जाकर बहुत बड़ी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। ध्यान से समझें बात को। एक्स सी की जो वैल्यू होती है वो माइक्रो में, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ में, या माइक्रो पिको में, तब क्या डालेंगे 10⁻⁻12। तो इसकी जब वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी तो बहुत ज़्यादा हाई होगी वैल्यू, ठीक। जब फ्रिक्वेंसी कम होती है उस समय एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये बार बार काम आएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक, पहले क्या होगा, एक्सी ग्रेटर देन होगा एक्सएल से स्टार्टिंग में, ठीक। धीरे धीरे एक्सएल फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करिए, एक्सएल इंक्रीज होगा और एक्सी डिक्रीज होगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा। वैसे ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई तो सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रह जाएगा, सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा बोलते हैं। जब इंडक्टिव का इफेक्ट ज़्यादा इंडक्टेंस का तो सर्किट इंडक्टिव, कैपेसिटर का ज़्यादा तो कैपेसिटिव। इसका मतलब रेजोनेंस के पहले सर्किट कैपेसिटिव होता है। इसको हम बार बार नोट कराएंगे, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। नीचे नोट करें आप, एज ओमेगा इंक्रीजेस, एज ओमेगा इंक्रीजेस XL increases, as omega increases XL increases and XC decreases at a particular value of omega, at a particular value of omega XL is equal to XC, at a particular value of omega XL is equal to XC, then impedance becomes minimum, क्योंकि जेड आर के इक्वल हो गया। impedance becomes minimum लिखा, and current will be maximum। This particular frequency is called resonance frequency. This particular frequency is called resonance frequency. Such circuit is called series resonant circuit. Such circuit is called series resonant circuit. तो जरा चेक करें रेजोनेंस पर क्या क्या होगा। रेजोनेंस पर एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो गया, एक्सएल ओमेगा एल के इक्वल, एक्ससी 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/LC, ओमेगा हो जाएगा 1/√LC, ओमेगा 2πf होता है, एफ फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस का फार्मूला बन गया 1/2π√LC। कल भी नोट किया था आपने। यहां पर लिख देना, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, और इसकी जितनी प्रॉपर्टी हैं वो आप सभी ध्यान रखें। जरा बताएं इम्पीडेंस कितना हो जाएगा। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R, और ये मिनिमम हो गया, मिनिमम। करंट सर्किट में कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम।
ठीक है ना। करंट सर्किट में मैक्सिमम करंट हो जाएगी ई बाई आर, और ये मैक्सिमम होगी। सर्किट रजिस्टिव हो गया। ये फ्रिक्वेंसी हर जगह जहाँ ये इक्वल करते हो सीधे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। रिएक्टेंस जीरो होगा। रिएक्टेंस नेट होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये जीरो होगा रिएक्टेंस। सारी प्रॉपर्टी ठीक से इसकी ध्यान रखना। रिएक्टेंस जीरो, करंट मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम। एक आगे फार्मूला आएगा, आप फिलहाल यहाँ नोट कर लें। पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर cos फाई होता है। cos फाई R अपान जेड होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जेड जो है R के इक्वल हो गया है, तो कैंसिल होके 1 आ गया। ये समझ गए बात। पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर 1 हो गया, जेड आर के इक्वल हो गया। कल एक हमने आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल कराया था, याद है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये फाई है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, ये आर है, जेड है। यहां से देख के बोलो cos फाई कितना होगा, आर बाई जेड। समझ गए ना। और आगे पावर के फार्मूले में इसका यूज है, इसलिए इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। ये पावर में आगे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाई चेंजिंग। कैसे चेंज कर सकते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को? या तो इंडक्टर चेंज करो या कैपेसिटर को। रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक, लिखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाई चेंजिंग ईदर एल आर सी। एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ओ आर, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस का आर से मीनिंग नहीं। रेजिस्टेंस प्लेज नो पार्ट इन डिटरमाइनिंग, रेजिस्टेंस प्लेज नो पार्ट इन डिटरमाइनिंग द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक बात और देखें कि वी आर वी एल के इक्वल होगा, वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे। इसे भी आप यहाँ कहीं नोट करके रखना, वी आर वी एल के इक्वल, तो नेट वोल्ट वी एल वी सी के सॉरी इक्वल, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी आर के इक्वल हो जाएगा, वी एल वी सी के इक्वल होगा। रेजोनेंस पर तभी एक्सएल एक्ससी के इक्वल आया है, ठीक है ना। लिख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इस समय वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा दोनों पर। वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये मैक्सिमम होगा और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट कैंसिल आउट कितने एंगल पर है वी एल वी सी। वी एल और वी सी के बीच में एंगल कितना होगा, 180। वी एल ऊपर वी सी नीचे बनता है, लिख दो। कैंसिल आउट, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज and impressed voltage V is equal to VR, यानी कि जो नेट वोल्टेज होगा सर्किट में वो VR के इक्वल होगा। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बिफोर रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान, सभी इसके पॉइंट ध्यान रखने हैं। बिफोर रेजोनेंस करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। बिफोर रेजोनेंस, आप जहां बिफोर रेजोनेंस लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख दें एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल, एक्स सी बड़ा होता है, लिख दिया। बिफोर रेजोनेंस करंट लीड्स द वोल्टेज, क्योंकि सर्किट कैपेसिटिव है,
ये समझ में आ रही बात है? ठीक है। बिफोर रेजोनेंस करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज एज XC greater than XL. After resonance current lags the voltage. After resonance current lags the voltage. After resonance current lags the voltage as XL greater than XC. ठीक, and at resonance current is in phase with applied voltage, and at resonance current is in phase with applied voltage. लिखा। जो हमारे रेडियो और जो टीवी वगैरह में जो एंटीना से सिग्नल आते हैं, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में तो सभी सिग्नल हैं और सभी फ्रिक्वेंसी के होते हैं। वो क्या करता है कि जो एंटीना है वो LCR सर्किट से अटैच रहता है। जो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उससे मैच करेगा उससे उसको कैच कर लेगा वो। समझ रहे ना? तो यहाँ पर आप नोट करें, पहले एक डायग्राम बनाएं यहाँ पर। हाँ, एंटीना का इसमें इंडक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के उस पर करता काम ये इंडक्टर और ये यहाँ कैपेसिटर LC सर्किट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे इसको अर्थिंग कर दें। इसमें आइडियल केस में रेजिस्टेंस नहीं होता, उसका सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पर AC सोर्स लिखा, बना लिया डायग्राम। देखिए अवर रेडियो our radio has an LC series circuit, has an LC series circuit which through mutual inductance is connected to the antenna coil. Through mutual inductance is connected to the antenna coil. Waves coming from different radio station, waves coming from different radio station induce potential of different frequency, induce potential of different frequency in antenna, induce potential of different frequency in antenna which passes to the LC circuit. When this circuit is in resonance, with the frequency of this circuit is in resonance with the frequency of particular radio station. When this circuit is in resonance with the frequency of particular radio station, then current increases and we can listen. Then current increases and we can listen the programs broadcast by that station only. Program broadcast by that station only.
समझ में आ गई बात। और ध्यान रखना, जो रेडियो में होता है, इसमें तो, टीवी में तो डायरेक्ट होते हैं, वो आप चैनल चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। उसमें जो होते हैं आपके रेडियो पुराने, उसमें ऐसे कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं ऐसे फंसी हुई, जब उसको नॉब को घुमाते हैं ना, तो ये प्लेटें घूमती हैं। यहाँ पर देखिए एरिया मैक्सिमम, और एरिया यहाँ पर कम होने लगा। एरिया चेंज होगा, कैपेसिटी चेंज होगी, कैपेसिटी चेंज होगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। समझ गए ना बात ये? तो उसी हिसाब से वो कैच कर लेता अपने आप फ्रिक्वेंसी जो उसका। वो नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक, वो हाँ, वो फ्रिक्वेंसी दी होती हैं। हाँ, वो फ्रिक्वेंसी दी होती हैं, वो फ्रिक्वेंसी उसी हिसाब से कैच कर लेता है जो सोर्स से वहाँ ब्रॉडकास्ट की। हाँ हाँ हाँ, वो नाप घुमाते हैं, वो अपने आप सेट हो जाता है उसमें जाके फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है ना? इसमें जो जरा यहाँ पर ध्यान देना, पहले हम अलग अलग ये सर्किट लेते हैं। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है और वर्सेस फ्रिक्वेंसी, ये कांस्टेंट होगा। ठीक? एक्सेल कल तुमने ग्राफ बनाया था, एक्सेल इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा एल। ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक? ये एक्सेल ओमेगा एल के इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है? एक ग्राफ आपने बनाया था कल, एक्स सी वर्सेस ओमेगा, ये इस तरह का बना था। ठीक? अब जेड वर्सेस ओमेगा, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है। यहाँ पर ध्यान देना, जो लोएस्ट पॉइंट होगा जिसमें कि जेड मिनिमम होगा, वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। हमने आर लिख दिया है, आर से मीनिंग रेजोनेंस है। ठीक है? जो लोएस्ट पोजीशन पर आएगा तो वहां पर जेड मिनिमम होगा और आर के इक्वल होगा। यहाँ पर इधर हम जेड लिख रहे हैं, यहाँ जेड मिनिमम है और किसके इक्वल होगा? आर के। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, समझ गए होंगे, जब जेड मिनिमम है वो किसके इक्वल होगा? आर के। और वो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। करंट रेजोनेंस पर, हाँ एक बात और समझ लेना, ये हमने अभी बताया था, रेजोनेंस के पहले क्या होगा? कौन सा ज्यादा होगा? एक्सएल है एक्ससी? एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल होगा, और रेजोनेंस के बाद एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो जाएगा। इसके जो पहले सर्किट होगा वो कैपेसिटिव होगा, और इसके बाद सर्किट इंडक्टिव होगा। नहीं, वो शेप ऐसे ही है लगभग। ठीक है ना? क्योंकि वो शेप ऐसा ही है जो बन रहा है। ठीक है ना? आप इसी को ध्यान रखें एज इट इज। करंट क्या होगी? करंट रेजोनेंस पर मैक्सिमम होगी, तो करंट ऐसे होगा सर्किट। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये करंट, और यहां पर करंट मैक्सिमम होगी, ये रेजोनेंस पर। ठीक है ना? रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम। समझ गए होंगे ना ग्राफ? हम इसका एक कंबाइंड ग्राफ भी आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये बना लिया आपने एक्स। ये ग्राफ आप पहले भी बना चुके थे। जेड का ग्राफ बोर्ड में ग्राफ पूछे जाता है, इसलिए आप ग्राफ को अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखिए जरा, बनवाइए जरा कंबाइंड। वैसे ध्यान रखना, एक्स सी का जो ग्राफ है ना, वो वहाँ पेपर में देख लेना, वो 4th क्वाड्रेंट में भी बनाते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ किसका है? बोलो। एक्सएल का। ठीक है ना? अब एक्स सी का ग्राफ हम यहाँ कंपेयर करके बना रहे हैं, तो जो एक्स सी का ग्राफ है वो नीचे ले रहे हैं, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी बनाना है मुझे। ये हमने ग्राफ बनाया किसका? एक्स सी का। समझ में आ गया ना? डाउनवर्ड होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है ना? अब हम बनाएंगे इसका एक्सएल माइनस एक्स सी का। तो एक्स रेजोनेंस पर, पहले ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बना लें ओमेगा आर। ठीक है ना? ये जो ग्राफ बनेगा, ये पोर्शन नेचुरल है कि नेगेटिव में से माइनस हो जाएगा, तो ये पोर्शन इस तरह का ग्राफ बनता है ऐसे आकर। देखिए, रेजोनेंस के पहले कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा, रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई? अब जेड का ग्राफ अभी बनाया था, ठीक है ना? जो जेड का ग्राफ आपका बनेगा, वहां पर एक्सएल एक्ससी के
इक्वल हो जाएगा, समझ गए ना। और किसके इक्वल होगा, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये हमने Z का बनाया और ये Z इस समय R के इक्वल होगा, ये लाइन R की बनाई है, ठीक। देखिए रेजोनेंस हो गया, और ये ऊपर का एक्सेल पार्ट XC पार्ट के इक्वल होगा इस समय। बात समझ में आ गई ना। ये सारे ग्राफ हमने एक ही में कंबाइंड कर दिए हैं। कोई चीज कभी नहीं आई हो तो तब भी पूछी जा सकती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना जो कभी नहीं आए हों, कहीं यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है बोर्ड में कि वो यूज हो। ये जो ग्राफ हमने बनाया है डॉटेड वाला, एक्सएल माइनस XC का ग्राफ है, ठीक है ना। एक्सएल माइनस XC नेट रिएक्टेंस होगा, ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है ना। और जो तुम्हारा ये है फ्रिक्वेंसी, फेज एंगल जो फाई होता है, जरा ध्यान दें, रेजोनेंस के पहले हमने आपको क्या बताया, सर्किट का इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटिव, उसके बाद इंडक्टिव। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ऐसे जाकर, जरा ध्यान देना ग्राफ पर, ये +90 और इसके नीचे ये ग्राफ आकर ऐसे यहाँ पर, जैसे ये हो गया ना यहाँ पर ऐसे, वैसे यहाँ पर ग्राफ आके -90 पर। या आप ये समझ गए होंगे बात को, क्योंकि इधर कैपेसिटिव इफेक्ट है, उधर इंडक्टिव है। जब प्योर कैपेसिटिव हो गया तो फिर एग्जैक्ट 90 हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव हो गया तो फिर एग्जैक्ट 90 हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बना, 90। एक बात याद रखना, यहाँ पर ना वहाँ लाइन को टच करेगा और ना यहाँ पर, -90। ये मैथ में आप देखेंगे एसिम्पटोट्स कहलाते हैं, खैर वो डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ, बाद में बताएं। इधर देखो, ऊपर +90 और नीचे -90, ठीक है ना। तो इसको टच नहीं करेगा, ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि -90 आइडियल केस हो जाएगा, ठीक। ये फेज एंगल लिखा है हमने फाई वर्सेस ओमेगा। ग्राफ हमने सारे ग्राफ ये बनवा दिए आपको, रेजिस्टेंस का भी, इंडक्टेंस का भी, जेड का भी ग्राफ, रेजोनेंस आप समझ गए और वो भी सर्किट भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना।